विद्यार्थियों, श्री कन्या एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे, अपना जो मूल टॉपिक चल रहा है विधायिका का, यानी विधायिका जिसको विधि निर्माण का कार्य और सरकार का है, वो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। उस अंग की बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये विधि निर्माण का कार्य कर रही है, किस तरीके से ये कानून बनाने का काम कर रही है। तो इस पर हमने मोटे तौर पर बात की थी कि किस तरीके से संसद है, किस तरीके से लोकसभा की क्या स्थिति है, विधानसभा की किस तरीके की स्थिति है और संसद किस तरीके से कार्य कर रही है। और संसद कार्य कर रही है तो फिर हमने एक चीज और देखी थी कि जो कानून किस तरीके से निर्माण करने का काम हो रहा है, यानी कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस तरह की थी संसद की। फिर हमने विधेयकों के प्रकार देखे थे कि विधेयक हैं वो कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से विधेयक हैं। अब हम बात करेंगे कि कोई भी विधेयक है, उस विधेयक के चरण कौन कौन से होंगे, किस चरण के तहत वह विधेयक आखिर में बिल जाकर, विधेयक यानी वह बिल, विधेयक यानी क्या होता है बच्चों, बिल होता है, यानी ये बिल कब जाकर कानून का रूप लेगा, उस चीज को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर चलिए। हमारा क्या है, विधेयक या कानून निर्माण के चरण। कोई भी कानून बनाना है, विधेयक यानी बिल, उसको उसके बाद में कानून किस तरीके से उसको बनाएंगे, तो उनके जो चरणों की बात करेंगे वो बात करेंगे। मुख्यतः वो 4 चरणों के अंतर्गत कोई भी विधेयक, कोई भी बिल है वो कानून का रूप लेगा। सर्वप्रथम देखिए क्या है कि एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित होता है। अब चूंकि जो कानून या विधेयक का जो प्रारूप है वो उसको मंजूरी कौन देगा, आप सामान्य बात सोचिए। प्रारूप को मंजूरी देने का काम है वो मंत्रिमंडल करेगी। कौन करेगी, मंत्रिमंडल है वो करेगी। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है वो क्या करेगी, नीतिगत फैसले लेगी। तो जो मंत्रिमंडल है वो क्या है, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री है वही आपके मंत्रिमंडल है। कैबिनेट स्तर के जो मंत्री है वह मंत्रिमंडल है। और मंत्रिमंडल जैसे नई शिक्षा नीति लानी, क्या लानी है, शिक्षा नीति, उस शिक्षा नीति का प्रारूप क्या होगा, उसका ड्राफ्ट क्या होगा, वह ड्राफ्ट कौन बना रही है, मंत्रिमंडल बना करके मंत्रिमंडल ने उसको स्वीकृति दे दी। स्वीकृति देने के बाद में उसको सदन के पटल पर रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा, सदन में रखा जाएगा। सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा, किसी में वो रखा जाएगा, तो वो सदन के अंतर्गत रखा जाएगा। सदन यानी लोकसभा का हो आपका या आपके राज्यसभा हाउस के अंतर्गत रखा जाएगा। और फिर उसमें चरणबद्ध रूप से चर्चाएं होती है। एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनने का कार्य शुरू हो जाता है। और विधेयक जिस मंत्रालय से संबद्ध होगा वही मंत्रालय क्या करेगा बच्चों, उसका प्रारूप बनाएगा। यानी अब जो विधेयक के मंत्रिमंडल ने उसको मंजूरी दी, जो ही मंत्रिमंडल मंजूरी देगी तो उस पर कार्य करना है वो शुरू कर देंगे। कौन, वही अफसरशाही जो नौकर होते हैं, जो सरकार के अफसर होते हैं, बड़े लेवल के वे अधिकारी हैं, वो इनके प्रारूप पर कार्य करना शुरू कर देंगे। तो विधेयक कौन देगा, जिस मंत्रालय से संबंधित होगा उस मंत्रालय उसका प्रारूप ड्राफ्ट बनाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा कि भाई इस तरह का ये ड्राफ्ट होगा। उदाहरण के लिए लड़कियों के विवाह की यदि उम्र है वो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी चाहिए। ये क्या है, ये हम एक बिल ला रहे हैं, एक जो कानून ला रहे हैं, कौन ला रहा है, विधि मंत्रालय, और उसके साथ में है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय साझेदारी में। बाल कल्याण, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय वो इसमें क्या है, भागीदारी दे रहे हैं। ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि एक हमें बिल ला रहे हैं कि लाया कि भाई लड़कियों की जो विवाह की उम्र है वो 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने साल कर दो आप, 21 साल की उम्र होगी तो ये क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। ठीक है, विवाह करो। अब विवाह करेंगे तो ये प्रारूप कौन ला रहा है, ये विधि मंत्रालय लाएगा। कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, विधि मंत्रालय वो लाएगा। इसका जो सहयोगी होगा वो कौन होगा, संबद्ध मंत्रालय, यानी महिलाओं से संबंधित है इसलिए कौन करेगा, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय वो इसके साथ में क्या होगा, साझेदार होगा। महिला व बाल कल्याण मंत्रालय, बाल कल्याण मंत्रालय, ये मिनिस्ट्री इसके साथ में क्या होगी, साथ में ही कार्य करेगी, उनको सहयोग देने का काम करेगी कि भाई किस तरीके से इसमें प्रोविजन किए जाए। तो फर्स्ट है वो प्रारूप, ये आ गया। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, अब इसका प्रथम चरण होगा, वो उसकी एक पृष्ठभूमि थी जिसमें संबंधित मंत्री होगा वो पेश करेगा। अब फर्स्ट चरण में क्या हो रहा है उसको देखिए। फर्स्ट चरण में जो बिल लाया गया वो संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी इस विधेयक को पेश कर सकता है।
जिस विषय का विधेयक है उस विषय से जुड़ा मंत्री ये अक्षर क्या करेगा, उस विधेयक को पेश करेगा। यानी क्या है, मंत्री कौन सा है, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय, महिलाओं की है, लड़कियों की उम्र है उनको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो महिला और बाल विभाग मंत्रालय मिनिस्ट्री है वो काम करे, तो उसका संबंधित मंत्री होगा वो विधेयक को कहाँ रखेगा, या तो लोकसभा में रखेगा या फिर राज्यसभा में रखेगा, ताकि सदन है, सदन के पटल पर उस मुद्दे पर है वो चर्चा की जा सके। किसी विधेयक को, किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में उसे भेज दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि साधारण जो संबंधित विधेयक है वह विधेयक उस सदन में होगा। और जैसे कि धन विधेयक है, धन विधेयक है तो कहां पर पेश किया जाएगा, धन विधेयक है वो सामान्यतः लोकसभा के अंतर्गत पेश किया जाएगा और उसके बाद में कहा जाएगा वो राज्यसभा के अंतर्गत पेश किया जाएगा। ये एक सामान्य प्रोसीजर। सामान्य विधेयक है वो तो अभी लोकसभा पारित करेगी, उसके बाद में राज्यसभा में भेजा जाएगा। विधेयकों पर विचार विमर्श अधिक रहे वो संसदीय समितियों में होता है। अब जो विधेयक ये लाया प्रथम चरण के अंतर्गत, इन पर है वो चर्चाएं होगी, किस तरीके से क्या क्या प्रोविजन किया जाए, कौन सा प्रावधान उचित है या कौन सा उचित नहीं है, कौन से कानूनी उपबंध है वो रखे जाए। इनसे संबंधित जो निर्णय लिया जाता है प्यारे बच्चों, वो अधिकतर जो संसदीय समितियां होती हैं, जो पार्लियामेंट्री समितियां होती है, वे ही इस पर कार्य करती है और संसदीय समितियां ही आगे इसको सिफारिश करेगी। ठीक है, अब हमने संसदीय समितियों के पास है वो भेज दिया, कब, दूसरे चरण के अंतर्गत उस मामले को, यानी कोई बिल है उस बिल को कहां पर भेज दिया गया, कोई सदन में भेजा, सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा, सदन है लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा में भेजा तो जो लोकसभा की समितियां होगी, लोकसभा में जो संसदीय समिति है वो इसको देखेगी। ये संसदीय समिति देखेगी कि इसको किस तरीके से इसका प्रावधान होना चाहिए। तो संसदीय समिति की सिफारिशों को सदन को भेजा जाता है। प्रथम चरण में हमने क्या किया, संसदीय समिति को ये काम दिया और संसदीय समिति ने इस पर क्या किया, विचार विमर्श करने के बाद में, विचार विमर्श करने के बाद में क्या करेगी, ये वापस सदन को भेज देगी। वापस क्या करेगी, सदन को भेज देगी। किसको, यानी लोकसभा में थी तो लोकसभा को भेज देगी, तो वापस ये सदन को भेज दी जाएगी। आगे देखिए क्या करें, इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और इसी कारण इन समितियों को क्या कहा जाता है, लघु विधायिका भी कहा जाता है। अब जो ये समितियां, क्यों इन समितियों के अंतर्गत संसदीय जो दल है उन सभी का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, अलग अलग जो दल है उन सभी के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, इसलिए जो संसदीय हमारी समितियां हैं इनको क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, लघु विधायिका भी कहा जाता है। इनको लघु विधायिका कहते हैं। ये कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें संसदीय समितियों की जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कानून निर्माण के महत्वपूर्ण चरणों का है, विषय द्वारा आप चर्चा कीजिए। तो प्रथम चरण में हमने क्या किया, प्रथम चरण में है वो जो बिल था उसको पेश कर दिया। बिल कहां पर पेश किया, प्रथम चरण में जिस संबंधित मंत्री था, मंत्री लोकसभा के अंतर्गत वो था विधि मंत्री, तो वो कहां पेश करेगा, लोकसभा में पेश करेगा। कई बार राज्यसभा का सदस्य होता है उसको भी मंत्री बना सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, तो वो होगा तो वहां पर पेश कर सकता है। तो लोकसभा में पेश किया और लोकसभा ने पेश करने के बाद में क्या किया, उसको संसदीय समिति को भेज दिया। किसको भेजा, संसदीय समिति को। यह दूसरा चरण था। और संसदीय समितियों को क्या कहा जाता है, लघु विधायिका कहा जाता है। यह कानून निर्माण का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है, इस बात का ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा कि जो लघु विधायिका किसे कहा जाता है, तो संसदीय समितियों को कहा जाता है। अब हमारा जो तीसरा चरण चल रहा है, कौन सा, विधि निर्माण का, और अंतिम चरण है, इस पर क्या बात हो रही वो देखिए। इस चरण में विधेयक पर मतदान होता है और जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित किया जाता है तब उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा और दूसरे सदन में भी वह इसी प्रक्रिया से गुजरता है। यानी इस चरण के अंतर्गत तीसरे चरण में विधेयक पर मतदान होगा और सामान्य विधेयक है तो एक सदन के द्वारा पारित करने के बाद में दूसरे सदन को भेज दिया जाएगा और दूसरा सदन होगा वह उसको पारित करने का क्या करेगा बच्चों, काम करेगा। यानी एक सदन से पारित हुआ, उसके बाद में दूसरे हाउस के अंतर्गत उसको भेज दो ताकि वे सदस्य उस पर क्या कर सके, चर्चा कर सके और मतदान कर सके। चूंकि प्रथम चरण में चर्चा के साथ ही मतदान का कार्य हो चुका है, इसलिए हम सेकेंड हाउस के अंतर्गत इसको भेजेंगे। किसी विधेयक को लागू होने के लिए इसका दोनों सदनों में पास होना क्या होता है बच्चों, जरूरी होता है। और यदि प्रस्तावित विधेयक पर
दोनों सदनों के बीच में कोई मतभेद हो तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने का प्रयत्न भी किया जाता है। अब जो विधेयक प्रस्तुत किया, मैंने कहा वो विधायक है, जो बिल था वो सामान्य बिल था। कैसा था? सामान्य बिल था, सामान्य विधेयक था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है कि यदि किसी बिल पर ज्यादा गतिरोध होता है और सामान्य श्रेणी का होता है तो अनुच्छेद 108 के तहत है वो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। कैसा अधिवेशन है? संयुक्त अधिवेशन, यानी जॉइंट सेशन है। जॉइंट सेशन का जो प्रोविजन है और कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, हमारे संविधान में किया गया है कि जॉइंट आप सेशन बुलाकर क्या कर सकते हो, आप इसमें वो मतदान का कार्य करवा सकते हो। ठीक है, इसमें जॉइंट सेशन बुलाकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। ऐसी मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और निर्णय हमेशा ही लोकसभा के पक्ष में गया। अब जब जब जॉइंट सेशन है वो एडॉप्ट किया गया, जब जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, तब तक सामान्य स्थिति ये हुई कि उनमें लोकसभा का ही पक्ष, यानी लोकसभा का जो पक्ष था वह ही जीता, उन्हीं के पक्ष में वो वोटिंग होने का काम हुआ। चूंकि देखोगे तो सरकार की ज्यादा, लोकसभा में सरकार को बहुमत होता है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो भी अधिक है, और राज्यसभा की आप देखोगे तो कितने 545 सदस्य हैं और उनमें से 233 होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। तो सामान्य तौर पर यही है कि जॉइंट सेशन कर दिया तो उसमें ज्यादातर है वो लोकसभा की विजय होती है। लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या फिर संशोधन का प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बात यहां निकल कर आई कि यदि कोई बिल जो विधेयक था वह कैसा है? धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक है तो क्या है, राज्यसभा उसको स्वीकार भी कर सकती है, और दूसरा राज्यसभा के पास ये भी सकती है कि वह कहेगी कि साहब एक काम करो, आप इसमें थोड़ा सा है वो संशोधन करो, थोड़ा सा बदलाव करो। ठीक है, लेकिन उस संशोधन को स्वीकार करना या नहीं करना वो मेरे बस की बात है। किसकी? लोकसभा के हाथ में है कि लोकसभा उसको स्वीकार करे या नहीं करे। स्वीकार उसमें संशोधन है कि हाँ कर लेंगे, या मना कर दे कि नहीं करेंगे, तो भी ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। राज्यसभा उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? 14 दिन का अड़ंगा लगाकर उसको रोक ही सकती है, इसके सिवाय कुछ भी कार्य नहीं होगा। निर्णय न ले और राज्यसभा उसे 14 दिन तक क्या करेगी? रोक सकती है, इसके सिवाय कुछ नहीं होगी। और 14 दिन तक रोका गया तो सामान्यतः ये स्थिति समझी जाएगी कि राज्यसभा ने क्या कर दिया बच्चों? बिल को पास आउट कर दिया। यदि सामान्य बिल है और राज्यसभा ने रोक लिया तो वो कभी भी कानून नहीं बन पाएगा। यदि धन विधेयक है, केवल और केवल ये धन शब्द आ रहा है, धन विधेयक है, तो राज्यसभा उसको रोकेगी तो भी हम पास आउट मानेंगे। दैट्स ऑल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, ये बात तो हो ही गई थी। अब आगे बढ़ी, क्या करें? अनुच्छेद 109 के अंतर्गत धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया गया। यानी आर्टिकल 109 के अंतर्गत प्रोविजन किया गया है, कोई धन विधेयक है और धन विधेयक के संबंध में जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा में कभी भी शुरू नहीं की जाएगी। तो कहां पर की जाएगी? वो हमेशा लोकसभा के अंतर्गत ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में धन विधेयक के संबंध में हमेशा प्रक्रिया लोकसभा में प्रारंभ की जाएगी। यानी बात क्या है? बात यह है बेसिक कि जो भी धन विधेयक होगा वो हमेशा लोकसभा के अंतर्गत ही उसको क्या रखा जाएगा? प्रक्रिया में रखा जाएगा। लोकसभा में हमेशा पास किया जाएगा, हमेशा प्रथम रखा भी कहा जाएगा, वो लोकसभा के अंतर्गत रखा जाएगा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में वह विधेयक क्या हो जाएगा बच्चों? कानून का रूप ले लेगा। इस बात का ध्यान रखना। अब दोनों ने पारित कर लिया, बिल किसके पास भेजा? राष्ट्रपति जी के पास में भेजा, और राष्ट्रपति जी ने उसको क्या कर लिया? स्वीकृत कर लिया, उस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए।
क्या किए, हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करते क्या हो जाएगा, वह कानून का रूप ले लेगा, कानून बन जाएगा। यानी आपका विधि, आपका बिल था, वह क्या हो गया, कानून है, वो बन गया। इसलिए आपको बधाई हो। यानी बात यह हुई कि बिल है उसको कई चरण से होकर गुजरना पड़ता है, कई प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। पहली बार कैबिनेट है वो रखेगी, मंत्रिमंडल है वो रखेगी। कैबिनेट को या मंत्रिमंडल को एक ही बात है, मंत्रिमंडल मंजूरी देगी, ये प्रोसीजर है सामान्य। तो यानी मंत्रिमंडल ने क्या किया, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, ठीक है। मंत्री बिल को, मंत्री क्या करेगा, लोकसभा में रखेगा। क्यों, क्योंकि वो मंत्री है तो लोकसभा का सदस्य है, इसलिए लोकसभा में रखेगा। लोकसभा क्या करेगा, लोकसभा है वो संसदीय समिति को भेज देगा। लोकसभा है वो संसदीय समिति को भेज देगा। ये प्रथम चरण था, मंत्री ने लोकसभा में रखा। दूसरा संसदीय समिति के पास भेजा। और तीसरे में क्या हुआ, मतदान हुआ। मतदान कहां कहां पर हुआ, लोकसभा में हुआ और राज्यसभा में हुआ। और चौथे और अंतिम चरण में क्या होगा, जहां यहां से मतदान होने के बाद राष्ट्रपति जी के पास बिल चला जाएगा और राष्ट्रपति जी उस पर क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करेंगे। राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, उस पर हस्ताक्षर है, सिग्नेचर कर देंगे कि आपका जो बिल है वो क्या हो गया, आपका जो भी बिल था वो क्या हो गया, कानून का रूप ले चुका है। तो ये राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे और आपका कानून बन गया। आगे बढ़िए, ये तो कानून निर्माण के चरण हो गए। अगले जो हेडिंग है हमारी कि संसद है वो कार्यपालिका को किस तरीके से नियंत्रित करती है। संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। संसद, चूंकि हमने देखा कि संसद के जो दो अंग है, एक तो है लोकसभा और दूसरा कौन सा है, राज्यसभा। ये दो अंग है, ठीक है। अब संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। कार्यपालिका का मतलब हुआ लोकसभा में किसका बहुमत, सरकार का बहुमत कहां पर होगा, लोकसभा में होगा। तो सरकार को कैसे है वो संसद यानी दोनों ही मिलकर किस तरीके से है वो नियंत्रण करने का काम करना है, उस चीज को आपको समझना है। वैसे क्या है कि संसद अनेक विधियों का प्रयोग करती है, अलग अलग कानूनों का प्रयोग करेगी और उन कानूनों के जरिए वो कार्यपालिका को नियंत्रित करने का काम करेगी। एक तो है उनकी अलग अलग विधियां हैं उनके द्वारा। दूसरा जो तरीका है कि संसदीय कुछ विशेषाधिकार दिए गए। संसदीय विशेषाधिकार, विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन पर कार्रवाई करने का क्या होता है, अधिकार होता है। संसदीय विशेषाधिकार यानी संसद में कार्य किस तरीके से होना है, कार्य के नियमावली है, लोकसभा की अलग नियमावली है, राज्यसभा की अलग नियमावली। तो कौन उनको विशेषाधिकार की शक्ति किसके पास में, हाउस का जो अध्यक्ष बैठेगा उसके पास। हाउस का अध्यक्ष कौन होगा, हाउस के अध्यक्ष वही होंगे। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में, हाउस का कौन अध्यक्ष होगा, लोकसभा का स्पीकर लोकसभा में होगा और राज्यसभा का कौन होगा, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति जी होंगे। यह एक स्थिति है सामान्य से। यानी संसदीय यदि सरकार को कार्यपालिका को नियंत्रित करना है तो जो शक्ति होगी वो वहां के जो स्पीकर होंगे, जो विधायिका का अध्यक्ष होगा, उनके पास में विशेष शक्तियां है। वे क्या कर सकते हैं कि जब जब सरकारें किसी इसी तरीके से कार्य कर रही है, मनमानी कर रही, तो ये जो संसदीय विशेषाधिकार के तहत जो अध्यक्ष होगा वो सरकार पर लगाम लगाने का काम करता है। ये कौन कह रहा है, ऐसा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। ओरिजिनल तौर पर देखोगे तो क्या वास्तविक ऐसा होता है, वास्तविक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब के सब ये झूठी बातें हैं। यानी लोकसभा का स्पीकर है वो कौन है, वो भी आखिर में उसी लोकसभा का सदस्य है। लोकसभा का सदस्य कौन सा है, जिस पार्टी का बहुमत है उन्हीं का सदस्य है। तो सहम सीधी बात हो गई कि जिस पार्टी का जो सदस्य अध्यक्ष होगा वो क्यों उनकी पार्टी के सदस्यों पर कार्रवाई करेगा, तो नहीं करेगा। लेकिन जो बेसिक स्थिति में आएगा कि जो संसदीय विशेषाधिकार है वो विधायिका के अध्यक्ष को दिए गए और उसके तहत क्या करेंगे, उसके तहत ही वे कार्य कर सकते हैं। तो ये बेसिक है, मोटे तौर पर बात होगी। आगे बढ़िए, क्या है आपका आगे का अगला जो बिंदु है वो संसदीय नियंत्रण के साधन है। यानी संसद है वो किस तरीके से नियंत्रण कर रही है, ऐसे कौन से तरीके, ऐसे कौन से उपकरण है उनके जरिए क्या है संसद है वो नियंत्रण करने का काम कर रही है। किस पर, कार्यपालिका पर। तो संसदीय नियंत्रण के उपाय हैं वो आप देख लीजिए, साधन कौन से उनको भी देख लीजिए। ये क्या है, बेसिक उपाय।
संसदीय नियंत्रण है। संसदीय नियंत्रण का मतलब क्या हुआ कि जो संसद है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करना। यह बात सरकार के और संसद के बीच में झगड़े की बात चल रही है कि आखिर में संसद है वो सरकार को कैसे बाधित करे, सरकार के ऊपर कैसे नियंत्रण कायम करना है, क्या तरीका ऐसा इजाद किया जाए कि सरकार के ऊपर है वो प्रेशर क्रिएट करने का काम किया जाए। तो सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का अलग अलग तरीके इसमें बताए गए कि बहस और चर्चा के द्वारा सरकार पर दबाव डाला जाता है कि सरकार से निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं हाउस में, लोकसभा के अंतर्गत कि आपने क्या कार्य किया पिछले 5 साल से, आप पिछले साल भर का आप हिसाब बताइए, आपने कहां पर क्या खर्च किया, कहां खर्च नहीं किया। जिस प्रकार है घर का जो मुख्य व्यक्ति होता है, मुखिया होता है, वो भी पूछता है जो कमाने वाला उसे, भाई तू कहां पर क्या खर्च कर रहा है, क्या काम कर रहा है। तो उसी तरह से क्या है सरकार पर भी है वो नियंत्रण रखने का काम है वो कौन कर रही है, ये संसद है वो करने का कर रही है। तो ऐसे के उपाय है वो देख लीजिए। संसद कार्यपालिका के उपाय का प्रथम तरीका है बहस और चर्चा। बहस व चर्चा यानी संसद क्या करती है, सरकार को वो प्रश्न पूछेगी। क्या करेगी, प्रश्न पूछेगी। प्रश्न पूछने से तो हर चीज याद आ जाती है। तो क्या होता है बच्चों की लोकसभा है और राज्यसभा की क्या होती है, संसद जो है सत्र में आएगी, सदन की है वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सदन की जो कार्रवाई शुरू होगी, सदन की कार्रवाई, सदन लोकसभा और राज्यसभा, कार्रवाई का मतलब क्या हुआ आप कहोगे सर कार्रवाई क्या, कार्रवाई ये है कि एक हमारे विशेष एक प्रावधान है कि संसद का सदन है वो 6 माह में आहूत होना चाहिए, यानी बैठक है वो 6 माह के अंतर्गत क्या होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए। किसकी, संसद की। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, इनके कितने हैं, अधिकतम 6 माह के अंतराल पर, अधिकतम 6 माह के अंतराल पर सदन की बैठक होनी अधिकतम है वो 6 माह की समय अवधि के बाद में सदन की बैठक है वो होनी चाहिए। सदन के सदस्यों की लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनकी बैठक होनी चाहिए और संबंधित है वो संसदीय उनको कार्य करना चाहिए। तो जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो जो सरकार का विरोधी कौन है, अपोजिशन है, जो विपक्ष है, वो सरकार से सवाल पूछेगा। वो सरकार से क्या करेंगे, सवाल पूछेंगे कि आपने पिछले साल भर में क्या क्या काम किया। जैसे हाल के समय में कोविड-19 करके बीमारी चल रही, तो विपक्ष है वो सरकार के ऊपर प्रश्न दागेगा कि आप कोविड-19 जैसी जो गंभीर बीमारी चल रही, इस बीमारी के लिए आपने क्या उपाय किए, और यदि किए तो आपके ये उपाय हैं वो सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो देश के अंतर्गत निरंतर रूप से जो केस हैं वो कोविड के बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार को ये कहा गया कि आप हैं वो इस पर ज्यादा से ज्यादा कार्य करें, इस कोविड को कंट्रोल करने का कोई तरीका है वो किया जाए ताकि लोगों की जो मृत्यु हो रही है उनको रोका जाए। या फिर सरकार को कहा जाए कि आप हैं वो कितने दिन में, सरकार से पूछा जाएगा कि दिन के अंतर्गत कितनी आप जांचें करें, दिन में कितनी आपकी जांचें हो रही हैं, क्या सिस्टम है। तो इस तरह का सवाल पूछकर भी संसद क्या कर सकती है, सरकार के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर सकती है। फिर दूसरा है कानूनों को स्वीकृति और अस्वीकृति देना। कोई कानून बनाना है, कानून बनाना है क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दो है, लोकसभा व राज्यसभा, ये दोनों मिलकर कानून बना रहे। अब क्या हुआ, लोकसभा में कोई बिल लाया गया और वहां पर विपक्ष के सदस्य उसको स्वीकृति नहीं दे रहे क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, बहुमत चाहिए, बहुमत का आंकड़ा चाहिए। बहुमत का आंकड़े का मतलब ये हुआ कि 500 सदस्य हैं तो उसमें 250 प्लस 1 यानी 251 सदस्य हैं तो पारित माना जाएगा। अब सरकार के तो सदस्य कम है, अन्य विपक्षी दलों के ज्यादा है, तो फिर क्या है, तो ऐसी स्थिति में सरकार के क्या कानून को स्वीकृति नहीं देंगे तो वो बिल नहीं बन पाएगा, और स्वीकृति देते हैं तो बिल बन पाएगा, और स्वीकृति देंगे तो कुछ शर्त के आधार पर देंगे कि आप हैं इसमें से ये संशोधन कीजिए ताकि पब्लिक के साथ है वो किसी भी तरह का अन्याय नहीं हो या फिर संविधान का उल्लंघन नहीं करे। तो ये जो कुछ कानूनों को स्वीकृति देना या अस्वीकृत करना ये भी संसदीय नियंत्रण के साधन है, और इसके द्वारा सरकार को क्या किया जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों, सरकार को नियंत्रित किया जा सकता है। आगे बढ़िए, वित्तीय नियंत्रण पर बढ़ते हैं।
अब सरकार क्या है, सरकार कहां पर, वही लोकसभा के अंतर्गत सरकार। अब सरकार को क्या चाहिए, धन चाहिए, सभी को धन की ही पड़ी है, यानी पैसे चाहिए। सरकार को पैसे चाहिए, काम करवाने हेतु पैसे चाहिए, ठीक है। अब सरकार क्या करेगी, लोकसभा के अंतर्गत विनियोग बिल पर है वो पैसे मांग रही कि हमें क्या करो, 1 लाख करोड़ रुपए है वो शिक्षा के लिए दिए जाए। 1 लाख करोड़ रुपए कहां पर दो, हमें शिक्षा पर है वो खर्च करना, शिक्षा पर खर्च करना, ठीक है। अब क्या किया, अब लोकसभा के सदस्यों ने उनको मंजूरी दी कि एक काम करो, आपको है वो 1 लाख करोड़ रुपए तो नहीं दिए जाएंगे, बल्कि है वो 70,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ताकि आप शिक्षा पर है वो खर्च करो। तो ये क्या, ये भी एक संसदीय नियंत्रण है कि जो लोकसभा ने क्या किया, कार्यपालिका में नियंत्रण स्थापित किया कि आप इतने पैसे नहीं, इतने खर्च करो, ये सफिशिएंट है और इस धन से आपका काम है वो हो जाएगा, यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाएगा। तो ये एक वित्तीय धन संपदा के द्वारा उन पर नियंत्रण रखा जाता है। चौथा है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। सरकार का वही बहुमत है कि लोकसभा के अंतर्गत है, और ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव है वो कहां पर लाया जा सकता है, लोकसभा के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया जाएगा। किसके विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा कि ये जो सरकार है अब इनका विश्वास नहीं रहा, और सरकार के पास में जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए था वो जादुई आंकड़ा सरकार के पास में नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव यदि पास हो जाता है तो सरकार है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, और यदि अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाता तो सरकार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक क्या है, संसदीय नियंत्रण का साधन है, और संसद इसके जरिए क्या करती है, कार्यपालिका को नियंत्रित करने का काम करती है। आगे बढ़ी, अगला है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्य है वो तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। अब पांचवा जो हमारा तरीका है वो ये है कि संसद है का सत्र चल रहा है, हाउस है वो अधिवेशन के अंतर्गत चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो संसद का सत्र शुरू होगा, जिस समय कार्रवाई शुरू होगी उससे पहले प्रश्नकाल होता है, और उस समय अवधि में जो मंत्री कौन है, जैसे कि आपका एक शिक्षा मंत्री, ये शिक्षा मंत्री। अब शिक्षा मंत्री से कौन है, जो अन्य सदस्य वे सवाल पूछेंगे कि आपने जो नई शिक्षा नीति लाई, इस नई शिक्षा नीति की ये खामियां है, इस तरीके से आप कार्य कर रहे हो, या फिर यूनिवर्सिटियां ये इनमें अच्छी तरीके से शिक्षा व्यवस्था नहीं हो रही है, हायर एजुकेशन के अंतर्गत बहुत सी कमी है, या स्कूली स्तर पर है वो बच्चों की सही तरीके से शिक्षा नहीं हो पा रही, तो वहां पर है वह मंत्रियों से कौन है, मंत्रियों से कौन पूछेंगे, सदस्य वे तीखे प्रश्न पूछे जाएंगे। और यह भी एक नियंत्रण का तरीका है कि मंत्री वो जवाब देने के प्रति उत्तरदायी होंगे, उनको हाउस के अंतर्गत जवाब देना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है संसदीय नियंत्रण का कि मंत्रियों को संसद में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नकाल के दौरान उनसे प्रश्न पूछकर उनसे जानकारी ली जाए, उन पर दबाव क्रिएट किया जाए। अब प्रश्नकाल में क्या करो, तो वो मंत्री अच्छी तरीके से तैयार होकर आएंगे, क्या क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ सारे डिटेल लेके आएंगे, कार्य भी ईमानदारी से करेंगे। यदि नहीं किया तो सदन में सदस्य है वो मुझे घेर लेंगे, प्रश्नकाल के दौरान है वो मेरी प्रश्नों से पिटाई कर देगी कि आपने ये कार्य नहीं किया। तो ये एक तरीका है। अगले पर बढ़ते हैं हम, शून्यकाल। शून्यकाल, इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं। अब शून्यकाल और होता है उस समय सदस्य कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आया है तो उसे उठा सकते हैं, यानी काम है वो किसी अन्य मुद्दे पर चल रहा है, काम चल रहा है, जैसा कि कोविड-19 करके कोई महामारी, कोविड-19 ये एक महामारी का मुद्दा चल रहा था। अब सदस्यों ने क्या किया, एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आए कि भारत और चीन के मध्य, भारत व चीन के बीच जो विवाद चल रहा है उस पर आपने केंद्र सरकार ने क्या कार्य किया। तो ऐसी स्थिति में शून्यकाल में ये मुद्दा हमने उठाया, क्योंकि मुद्दा तो हम कोविड-19 पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैंने बीच में शून्यकाल का जो ड्यूरेशन आया उस समय मैंने ये मुद्दा उठा लिया कि भारत और चीन के बीच में जो
सेनाएं आमने सामने खड़ी है, क्या सरकार ने उसके लिए कोई प्रभावी उपाय किए? क्या सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि वहां पर जो दोनों सेनाएं आमने सामने, वहां हमारी सेना के लिए रसद की आपूर्ति हो रही है या फिर हथियारों की आपूर्ति होने की पॉसिबिलिटी है, या फिर सरकार क्या कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई डिप्लोमेटिक जरिए है वो इस मुद्दे को सुलझाने का कार्य करी? ये मैंने क्या किया, शून्यकाल के अंतर्गत इस मुद्दे को उठाया, जबकि जो चर्चा चल रही थी वो कोविड-19 पर चल रही थी। तो ये भी एक तरीका होता है कि सरकार को क्या है, जो चर्चित मुद्दे के ऊपर घेर कर उनसे सवाल पूछा जाता है। ये संसदीय नियंत्रण का एक तरीका हो गया। फिर है आधे घंटे की एक चर्चा। ये घंटे की चर्चा नहीं, आधे घंटे की चर्चा है, आधे घंटे की चर्चा, ये भी एक तरीका है। यानी क्या है, सदन के अंतर्गत एक आधे घंटे की चर्चा का है वो उल्लेख किया गया है कि आधे घंटे की चर्चा से भी आप सरकार को है कोई प्रस्ताव लाकर उनका है वो ध्यान आकर्षित किया जाता है कि आधे घंटे की चर्चा होगी, उस मुद्दे पर आप है वो प्रश्न तैयार कीजिए, इनका जवाब है वो दीजिए। ये तो आधे घंटे की चर्चा में भी संसद है वो सरकार को क्या कर सकती है, दबाव में डालने की, उनसे प्रश्न पूछने का कार्य करे। फिर सातवां है स्थगन प्रस्ताव। क्या है स्थगन प्रस्ताव? स्थगन प्रस्ताव ये लाया कि जो कोविड-19 का एक मुद्दा चल रहा है और उस पर क्या हुआ कि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने कहा कि आप वो अपने अच्छी तरीके से इस पर कार्य नहीं किया और हम स्थगन प्रस्ताव लाते कि इसको बंद करो, आप कार्य करने में सक्षम नहीं है, सारी मशीनरी है वो फेल हो गई है और ज्यादा से ज्यादा मरीज बढ़ रहे हैं, जांच किसी भी तरह की नहीं हो रही है। तो ये स्थगन प्रस्ताव के द्वारा या काम रोको प्रस्ताव के द्वारा क्या कर सकते हैं, सरकार के काम में है वो संसद है वो बाधा डालने का काम कर सकती है, सरकार के ऊपर दबाव डालने का काम कर सकती है। और जब स्थगन प्रस्ताव का सरकार को डर हुआ तो सीधी बात है कि सरकार अच्छे तरीके से उसको कार्य करेगी। सरकार को पता है कि यदि ऐसा हुआ तो है वो हमारे विरोध में काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा या फिर स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। काम रोको या फिर स्थगन प्रस्ताव, काम रोको या फिर स्थगन प्रस्ताव है वो लाया जाएगा। फिर प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी का सबसे प्रभावी तरीका है और संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में है वो गहरी रुचि देखने को मिलती है। जो प्रश्नकाल है वो सरकार और कार्यपालिका के मध्य जो एजेंसी है, सरकार और कार्यपालिका, सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियां, प्रशासकीय यानी अफसरशाही, इन पर प्रभावी नियंत्रण रखने का क्या है अच्छा तरीका। प्रश्न काल में कोई भी मुद्दा उठाया जाएगा, आपसे के अफसर है इस तरह से लेट लतीफी कर रहे हैं, ये कार्य नहीं कर रहे हैं और इसी के द्वारा सरकार पर दबाव क्रिएट करने का काम हो रहा है। फलस्वरूप संसद के सदस्यों के अंतर्गत प्रश्न काल के दौरान सरकार को घेरने की है वो ज्यादा लगी रहती है। इसलिए प्रश्न काल है वो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, महत्वपूर्ण उपयोग है, महत्वपूर्ण उपकरण, महत्वपूर्ण उपाय है क्या, किसको, सरकार को घेरने का, सरकार को सदन में घेरने का तरीका। सरकार को है अच्छे तरीके से घेरने का यही तरीका है। प्रश्नकाल के दौरान है वो सरकार को आप आगे लीजिए तो सरकार को उनको जवाब ही देना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण उपकरण थे कि संसद इन तरीकों के द्वारा क्या कर सकती है, सरकार के ऊपर है वो कंट्रोल रखने का काम करेगी। कौन, संसद, किस पर, सरकार पर। ये तो हो गया हमारा संसदीय नियंत्रण के तरीके। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, जो बिंदु है इसी का, वह है संसदीय समितियां। यानी संसदीय समितियां किस तरह से कार्य कर रही है और संसदीय समितियां हैं वो किस तरीके से, इनको क्या कहा गया है, लघु विधायिका की उपमा तक है वो दी गई है। ये भारत में है किस तरह से है कार्य करने का काम करे, तो इनको हम देखेंगे मोटे तौर पर कि इनके क्या क्या कार्य। संसदीय समितियां, संसदीय समितियां में से क्या है कि जो संसद कार्य कर रही है, यानी जो सदन काम कर रहे हैं उनकी अलग अलग प्रोफेशनली समितियां होती हैं, चाहे उसमें प्राक्कलन समिति हो, चाहे प्रवर समिति हो, चाहे अन्य कोई समिति हो। तो वे समितियां ही एक तरीके से है वो नियंत्रण का काफी हद तक कार्य कर रही है। जितना भी सरकार का प्रोफेशनल जो प्रॉपर ही काम होता है प्रॉपर वे से, वे सारा का सारा ये जो कमेटियां ही वास्तविक रूप में कार्य कर रही है, क्योंकि जो जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं वो तो जनता को पता है कि ये नमूने कितना क्या कार्य कर सकते हैं। वास्तविक रूप में जो काम कर रहे हैं वो संसदीय समितियों के अंतर्गत कार्य हो रहा है। तो विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यानी विभिन्न जो अलग अलग विधि निर्माण के कार्य हैं वो संसदीय समितियों का एक महत्वपूर्ण काम है। और ये संसदीय समितियां केवल कानून बनाने का काम ही नहीं करती, वरन दैनिक जो सदन के काम है उनमें भी अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जो ये समितियां
क्या केवल कानून बनाने का ही कार्य करती है? तो कहेंगे केवल ये कानून बनाने का भी कार्य नहीं करती है, बल्कि सदन का जो दैनिक रोजमर्रा का जो कार्य होता है वो भी करने का काम कौन कर रही है? ये संसदीय समितियां करती है। क्योंकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसलिए उसके पास अत्यंत सीमित समय होता है। अब ये संसदीय समितियों की इसलिए जरूरत हुई क्योंकि सरकार नियमित रूप से कार्य करे। हमने कहा कि जो हाउस है वो तो 6 महीने, अधिकतम 6 महीने के बाद में हाउस की वापस है वो बैठक होनी जरूरी है, लेकिन हाउस तो है 6 महीने के बाद में है वो काम नहीं करेगा, 6 महीने तक कार्य नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो संसदीय समितियां होती है वह ही प्रभावी रूप से कार्य कर रही है और कानून निर्माण से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं उन पर गहन अध्ययन का काम कर रही है। तो कौन कर रही है? संसदीय समितियां करती है जो कानून बनाने और उनसे जुड़े हुए मुद्दे का अध्ययन करेगी। इसके लिए उस पर ज्यादा ध्यान और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती किसको? संसदीय समिति को। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों में की अनुदान मांगों का अध्ययन करना। अब इसके अलावा क्या है, इन संसदीय समितियों का यह भी कार्य होगा कि जो विभिन्न मंत्रालय चाहे शिक्षा मंत्रालय, चाहे चिकित्सा मंत्रालय, चाहे गृह मंत्रालय, चाहे विदेश मंत्रालय, चाहे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अन्य तरह के जो मंत्रालय, इन मंत्रालयों के अंतर्गत आपसी जो अनुदान की मांगे, यानी कितनी क्या सब्सिडी और वगैरह दी जा रही है, उन अनुदान मांगों का भी अध्ययन कौन कर रही है? ये संसदीय समितियां कर रही है कि क्या अनुदान वास्तव में दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। जैसे एक मामला आया कि किसानों को है वो खाद के ऊपर हम क्या करेंगे, उर्वरक के ऊपर या बीज लेने के ऊपर सब्सिडी देंगे, तो इन सब्सिडी कितने दी जा रही है, कितने नहीं दी जा रही, इस मामले की कोई जांच करने वाली संस्था होगी तो ये संसदीय समितियां होगी, ये जांच करेगी कि साहब ये कार्य है, इस इतना तरीके से इनको सब्सिडी है वो दी जा रही है और वास्तविक रूप में किसान तक है वो कितने प्रतिशत जाकर सब्सिडी है वो पहुंचती है। तो यह महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो संसदीय समितियां इन सब्सिडी मामलों को भी देखेगी। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों की जांच, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पड़ताल इन संसदीय समितियों का महत्वपूर्ण कार्य है। और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण ये जो कार्य है, भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को उजागर करने का काम है, तो अब ये कौन करेगी? संसदीय समितियां करेगी। भारत में 1983 से भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई और ये विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 की आसपास है वो समितियां कार्य करें। अब भारत में यदि देखा जाए तो 1983 से भारत में है जो पार्लियामेंट्री कमेटियां हैं वो गठित की गई ताकि ये क्या कर सके, पार्लियामेंट्री जो कार्य है उसको अच्छी तरीके से टैकल कर सके। तो इनके आसपास 20 के आसपास जो कमेटियां हैं वो गठित की गई। कब से? 1983 में 20 के आसपास अलग अलग विभागों की समितियां है वो क्या कर रही है बच्चों? काम कर रही है। स्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्य, उनके बजट, खर्च तथा उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख भी करती है। स्थायी समितियों के अतिरिक्त अपने देश में संयुक्त संसदीय समितियां भी अन्य महत्वपूर्ण काम कर रही है। कुछ स्थायी होती है और कुछ होती है अलग संयुक्त समितियां, ज्वाइंट कमेटी, जो तात्कालिक रूप से बनाई जाती है। तो ये स्थायी समितियां होती हैं, ज्यादातर संसदीय समितियां कैसी है? स्थायी। लेकिन इसके अलावा कुछ है वो ज्वाइंट कमेटियां बढ़ा दी जाती है जो तात्कालिक मुद्दे होती है। ये क्या होता है? ये तात्कालिक, यानी जिस समय कोई समस्या आई उस समय के लिए गठित की, वह काम हो गया, उस कमेटी को भंग कर लो। लेकिन ये जो होता है वह स्थायी समितियां होती हैं जो 1983 में बनाई, उसके बाद निरंतर रूप से ये कार्य कर रही है। कुछ एक समितियां तदर्थ भी होती है, तदर्थ जिसको एडहॉक कहा जाता है। एडहॉक कमेटियां भी होती है जो किसी विशेष मुद्दे के लिए उनको गठित किया जाता है और जो ही वो कार्य हुआ उसको भंग कर दो। तो इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इनमें स्थायी और संयुक्त जो संसदीय समितियां हैं इसमें सदन के दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं और संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए भी किया जाता है। संयुक्त जो संसदीय समिति इनका गठन है, कोई विधेयक है उस पर संयुक्त चर्चा, ज्वाइंट जो डिस्कशन करना है, या फिर जो फाइनेंशियल जो अनियमितता बरती गई उन मामले की जांच करनी है तो भी कौन सी कमेटी काम करेगी? ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो काम करेगी। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से संसद है वो स्वयं को नियंत्रित करने का कार्य कर रही है, उनको देखने का काम करे। क्योंकि संसद है वो अपने आप को कैसे नियंत्रित कर रही है। प्यारे बच्चों, इस चीज को हम देखेंगे कि जो पार्लियामेंट है वो सभी को तो नियंत्रित कर रही है, सरकार को भी नियंत्रित करने का काम कर रही है, खुद किस तरीके से कार्य कर रही है। क्या ऐसा तरीका है कि खुद अपने आप को भी नियंत्रित करे?
तो हम कहेंगे कि बिल्कुल ऐसा भी तरीका एक है, दल बदल करके एक कानून लाया गया था 1985 के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत 52वां हमने अमेंडमेंट किया और दल विरोध कानून लाया गया। क्यों? क्योंकि घटनाक्रम इससे पहले ये हुआ था कि कोई भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जैसे आप मान लीजिए कोई कांग्रेस पार्टी से एक है वो सांसद बना, कोई रमेश है वो कांग्रेस पार्टी से सांसद बन गया, सांसद तो कांग्रेस पार्टी से बना, लेकिन थोड़े समय बाद उसका मन नहीं लगा, वो पाला पलट कर बीजेपी में चला गया, बीजेपी में चला गया। कहां पर? भारतीय जनता पार्टी में सदस्य कांग्रेस से चुनाव जीता और फिर वो बीजेपी के अंतर्गत भाग गया। तो ये क्या था? ये बेसिक दल बदल, कोई दल को बदलकर दूसरे बदल में चला गया। तो ये उस समय की है वो बड़ी समस्या थी। इस समस्या के निराकरण करने हेतु क्या किया गया था? 1985 के अंतर्गत 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके दल बदल विरोधी कानून लाया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि कोई भी विरोधी दल बदलकर दूसरे यदि दल में शामिल होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी, वह उस दल का भी सदस्य बनने के योग्य नहीं रहेगा। तो वो भी एक तरीका है जो संसद के सदस्यों को क्या किया जा सकता है? नियंत्रण किया जा सकता है। संसद है बहस चर्चा का मंच है और बहस चर्चा के जरिए संसद है वो अपने सभी जरूरी काम को क्या करती है बच्चों? करती है, अंजाम देती है। सार्थक और अनुशासित ढंग से पूर्ण काम जरूरी है ताकि संसद की कार्रवाई आसानी से चल सके और संसद की गरिमा है वो भी बनी रहे। तो प्रथम तरीका तो यह है कि संसद को नियंत्रित करने का काम यह है कि संसद के अंतर्गत निरंतर बहस हो, निरंतर चर्चा हो और वह बहस कैसी हो? सार्थक और अनुशासन तरीके से हो ताकि संसद की कार्रवाई गरिमापूर्ण चले। ऐसा नहीं है कि आप बहस करने के लिए वहां संसद के अंतर्गत है वो लट लेकर चले जाओ और वहां लड़ाई शुरू करो, नहीं। यानी सामान्य आप तर्क की कसौटी पर बात को रखोगे, वहां सदन के अंतर्गत चर्चा का काम करोगे। तो यह महत्वपूर्ण है कि सदन में आप चर्चा करो, बहस होगी वो गरिमापूर्ण और सार्थक अनुशासन से होगी ताकि जो सदन की कार्रवाई है वो अनुशासन पूर्ण से चल सके और उसमें जो तथ्यपरक बात हो उनके जरिए सरकार को रोका जाए। अगला है संविधान में संसद की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रावधान है वो किए गए और सदन का अध्यक्ष, सदन का जो अध्यक्ष होता है विधायिका की कार्रवाई के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। और संविधान में जो संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने हेतु क्या किए गए? अलग अलग प्रावधान किए गए, अलग अलग नियम बनाए गए और उन नियमों के मुताबिक सदन की क्या होगी? कार्रवाई है वो शुरू होगी। यानी जैसे लोकसभा है, लोकसभा है तो लोकसभा को संचालन की कुछ कार्यविधि, तो वो क्या है? लोकसभा संचालन नियमावली करके लोकसभा संचालन लोकसभा संचालन नियमावली के जरिए क्या करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष है वो लोकसभा की कार्रवाई करेगा, क्या क्या काम दिन में हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है, किसी व्यक्ति को कितना बोलने के लिए समय दिया जाए, कौन से व्यक्ति ने, कौन से सांसद ने क्या मुद्दा उठाया है, क्या उस पर चर्चा करनी है नहीं करनी। तो एक ये भी तरीका होता है कि जो संसद की कार्रवाई को चलाने के लिए विभिन्न नियमावली जो प्रावधान है उनके जरिए जो सदन का अध्यक्ष होगा वह कार्रवाइयों का क्या करेगा? संचालन करेगा और इसके जरिए सदन पर क्या कर सकते हैं? हम नियंत्रण रखने का काम कर सकते हैं। फिर अगला तरीका है दल बदल विरोधी एक्ट करके लाया गया, जो मैंने कहा कि 1985 में लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में 52वां अमेंडमेंट किया गया जिसे दल बदल विरोधी, दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। बाद में इसमें संशोधन द्वारा दोबारा संशोधन किया गया। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय करता होगा। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है, किसी सदस्य ने क्या किया है? दल बदल किया है, तो उसकी क्या हो जाएगी? सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है कि दल बदल के कानून के द्वारा है वो संसद को है वो नियंत्रित किया जाए। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा आप संसद को नियंत्रित कर सकते हो। तो मुझे बेसिक तौर पर हमने चर्चा की कि संसद है क्या है, कौन से कितने उनके सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उनकी क्या शक्तियां हैं, किस तरीके से संसद कार्य कर रही है, संसद के क्या क्या कार्य होंगे और संसद के कौन कौन से विशेषाधिकार है। फिर संसद कैसे कानून को बनाएगी, कानून बनाएगी उसे क्यों विधेयक होगा पहले लाएगी, तो विधेयक है वो कितने प्रकार के होते हैं और यदि विधायकों के प्रकारों को हम जाना तो उसके बाद में ये चीज समझने की कोशिश की कि विधेयक है वो आखिर में कौन से चरण से होकर गुजरता तब जाकर है वो विधि का रूप है वो कानून का रूप लेता है।
फिर आगे हमने देखा कि कार्यपालिका जो सरकार है उस पर संसद है वो किस तरीके से नियंत्रण का काम रखेगी, नियंत्रण करेगी, ताकि सरकार है वो तानाशाही होने से रुके। फिर आगे हमने ये देखा कि संसद है वो स्वयं को किस तरीके से नियंत्रित कर रही, कैसे अपने आप को कंट्रोल करने का काम कर रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा सदन में बहस करो, सार्थक बहस करो, अनुशासित ढंग से करो, ताकि सदन की गरिमा है वो बनी रहे। साथ ये है कि जो संसद की कार्रवाई होगी उनके कुछ एक अलग अलग नियम है और उन नियमों से संबंधित काम करवाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, उस सदन का अध्यक्ष जो स्पीकर लोकसभा का होगा, लोकसभा का अध्यक्ष को, और राज्यसभा तो राज्यसभा के सभापति साहब को होगा। तीसरा तरीका यह है कि दल बल निरोधक कानून के द्वारा क्या हो सकता है, संसद स्वयं को रोक सकती है, अपने आप को कंट्रोल करेगी, ताकि उसके सदस्य वो किसी अन्य दूसरे दल में नहीं जा सके। तो ये विभिन्न तरीके हैं जो संसद को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इसी के साथ हमारी जो ये क्लास थी विधायिका की वो यहीं पर संपूर्ण होती है। आगे जो भी टॉपिक होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।